Hello everyone, this is Raju Divakar from New St. Stephen Public School, Unit 3, Agra. Here I am going to teach a subject Business Studies of Class 12, Chapter number 2, and the topic is Fuels Principles of Management. So let's start. I have already discussed about meaning, nature, feature, and importance of management principles. Now I am telling about Fuels Principles of Management. The background and history of fuel is Henry Fuel was born in France in 1841. हेनरी फ्यूल का जन्म 1841 ईस्वी में फ्रांस में हुआ था. ही गॉट डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग इन 1860. 1860 ईस्वी में हेनरी फ्यूल को एक डिग्री अचीव हुई थी जो कि माइनिंग इंजीनियरिंग से रिलेटेड थी. ही स्टार्टेड वर्किंग एज इंजीनियर इन कोल माइनिंग कंपनी. और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक कोल माइनिंग कंपनी में एज अ इंजीनियर स्टार्ट की थी. ठीक है. इन 1888 ही वॉज प्रमोटेड एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. और 1888 ईस्वी में इन्हें उस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया. एट दैट टाइम द कंपनी वॉज इन द सिचुएशन ऑफ इंसॉल्वेंसी. और उस समय जो कंपनी की सिचुएशन थी ज़्यादा अच्छी नहीं थी. जो कंपनी थी वो इंसॉल्वेंसी की कंडीशन में थी. ही एक्सेप्टेड द चैलेंज एंड अप्लाई हिज मैनेजरियल टेक्निक टू ब्रिंग आउट द कंपनी फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड ही सक्सेड. और इन्होंने कंपनी की जो सिचुएशन थी उसे एक्सेप्ट किया. ठीक है, उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और साथ साथ अपनी जो भी मैनेजरियल टेक्निक्स थी उसे अप्लाई किया उस कंपनी में. ठीक है, उसके बाद इन्हें क्या हुआ, सक्सेस मिली. व्हेन ही रिटायर आफ्टर 30 इयर्स ऑफ द कंपनी वाज अ लीडिंग कोल्ड स्टील कंपनी विद स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड. और 30 साल के बाद इन्होंने जो रिटायरमेंट लिया उसके बाद जो कंपनी की जो स्थिति थी क्या थी कि जो कंपनी थी कोल स्टील कंपनी थी और उस सेक्टर में वो लीडिंग कंपनी बन चुकी थी. ठीक है, और साथ साथ उस कंपनी की जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ थी बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी. नाउ द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी शोल. हेनरी शोल बिकम फेमस फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशन. मतलब ये फेमस हुए क्यों हुए. ठीक है ना, एक टाइटल दिया गया फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट रिलेटेड. ठीक है, और इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो क्या था. फर्स्ट पॉइंट इज ही मेड क्लियर डिस्टिंक्शंस बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल्स. इन्होंने जो टेक्निकल स्किल्स थी और मैनेजरियल स्किल्स थी इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट किया. नाउ ही आइडेंटिफाई द मेन स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट which are considered as the major function of management, like planning, organizing, staffing, directing and controlling. और इन्होंने जो भी मैनेजमेंट के फंक्शन थे उनकी हेल्प से मैनेजमेंट के स्टेप्स को आइडेंटिफाई किया मेन स्टेप से. ठीक है, जो भी मैनेजमेंट प्रोसेस रिलेटेड होते हैं उससे. नाउ ही डेवलप 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच एक्ट एज गाइडलाइंस फॉर मैनेजर टू परफॉर्म मैनेजरियल एक्टिविटीज. और इन्होंने मैनेजमेंट के लिए 14 प्रिंसिपल्स डेवलप किए जो किससे रिलेटेड थे, मैनेजरियल एक्टिविटीज रिलेटेड, जो कि गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं. सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डेवलप बाय फ्यूल. तो फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ वर्क. According to these principles, the whole work must be divided into small tasks or unit, or instead of assigning the whole work to one person, one task or unit of work should be assigned to one person according to their capabilities, qualification, experience of the person. हेनरी शोल का कहना यही था कि जो भी होल वर्क है उसे कुछ स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए. ठीक है, और वो स्मॉल पार्ट हर इंडिविजुअल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस. अगर इसके अकॉर्डिंग उन्हें जो वर्क है उसका प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा तो कहीं न कहीं जो वर्कर्स हैं अपने काम को टाइम पर कर पाएँगे. ठीक है? और जब वो बार-बार उसी स्मॉल टास्क को, उसी वर्क को करेंगे तो कहीं न कहीं उन्हें क्या होगा, उस वर्क में परफेक्शन अचीव होगी. और साथ-साथ जो भी स्पेशलाइज़ेशन है वो भी अचीव हो जाएगा. जिसकी वजह से कहीं न कहीं जो लेवल है एफिशिएंसी का वो इम्प्रूव हो जाएगा. फ्यूल सेड नॉट ओनली द फैक्ट्री वर्क what technical, managerial, and skill jobs should be also be divided into small segment for specialization. हेनरी शोल कहते हैं कि ओनली फैक्ट्री वर्क में ही इस प्रिंसिपल का इम्प्लीकेशन नहीं है. इस वर्क का इम्प्लीकेशन और इस प्रिंसिपल का इम्प्लीकेशन अदर फील्ड में भी है, जैसे मैनेजरियल स्किल्स हुआ, टेक्निकल स्किल्स हुआ या अदर स्किल्स हुआ. उन सभी को भी स्मॉल टास्क में डिवाइड किया जा सकता है जिससे प्रॉपर तरीके से स्पेशलाइजेशन अचीव किया जा सके. ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं डिवीजन ऑफ वर्क रिलेटेड. In bank, one person is receiving cash, one person is giving cash, one is making entry in passbook, one is giving loan, one is doing FD, etc. So work is divided and
बैंक ऑपरेट एफिशिएंटली। बैंक में बेसिकली क्या होता है, एक पर्सन क्या करता है, कैश को रिसीव करता है, दूसरा पर्सन क्या करता है, कैश देता है। एक पर्सन पासबुक की एंट्री करता है, अदर पर्सन क्या करता है, लोन देता है, और नेक्स्ट पर्सन क्या करता है, जो फिक्स्ड डिपॉजिट है उस रिलेटेड वर्क करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो भी बैंक का होल वर्क था उसे डिवाइड कर दिया ना स्मॉल पार्ट। ठीक है, और हर इंडिविजुअल में डिवाइड कर दिया, जिससे जो वर्किंग पार्ट है बैंक का और ऑपरेशनल पार्ट है बैंक का, वो एफिशिएंटली अचीव हो गया। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने से पहले इसके मीनिंग क्लियर होने चाहिए। सो व्हाट इज अथॉरिटी एंड व्हाट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी? अथॉरिटी मीन्स पावर टू टेक डिसीजन। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर, ठीक है, जिसकी हेल्प से कोई भी डिसीजन लिया जा सके। रेस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द जॉब असाइंड ऑन टाइम। और रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन से, जिसकी हेल्प से जो भी वो जॉब है, जो भी वर्क है, वो टाइम पर अचीव किया जा सके, मतलब टाइम पर कंप्लीट किया जा सके। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर मस्ट बी अ बैलेंस और पैरिटी बिटवीन द अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। हेनरी फ्यूल कहते हैं कि इस जो भी अथॉरिटी है और रेस्पॉन्सिबिलिटी उन दोनों में प्रॉपर तरीके से बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, एक्सेस ऑफ अथॉरिटी विदाउट मैचिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी में ब्रिंग नेगेटिव रिजल्ट। मान लो एक्सेस है अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी ज़्यादा है और रेस्पॉन्सिबिलिटी कम है, और दोनों में किसी भी तरीके से मैचिंग नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो भी रिजल्ट है नेगेटिव आएंगे। An excess of responsibility without matching authority will allow the worker to complete his job on time। और मान लो रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, अथॉरिटी कम है, तो कहीं ना कहीं जो भी वर्कर है, जो भी अपना काम है उनका, वो टाइम पर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर तरीके से जो अथॉरिटी है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन दोनों में किसी भी तरीके से मैचिंग नहीं है और ना ही बैलेंस है। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड build safeguard against misuse and abuse of manager power. A manager should have the right to punish the subordinate for willfully not obeying a legitimate order, but only after sufficient opportunity has been given to a subordinate for giving his or her argument। मतलब क्या है कि जो हेनरी शोल है वो कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या करता है, सेफ गार्ड करता है जो भी इंडिविजुअल है, वो मैनेजर है, उनके इंटरेस्ट का। अगर कोई भी पर्सन इस इंटरेस्ट का मिसयूज करता है, तो कहीं ना कहीं उनके लिए प्रॉपर तरीके का पनिशमेंट दिया जा सकता है। ठीक है, सो एग्जाम्पल इज इफ अ पर्सन is given responsibility to produce 100 यूनिट इन अ 1 वीक टाइम। ये पर्सन है, उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है कि उसे 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है 1 वीक में। ठीक है, ही नॉट ही इज नॉट गिवन अथॉरिटी टू परचेज द रॉ मटेरियल। मतलब उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी गई 100 यूनिट बनाने की, पर उसे किसी भी तरीके से अथॉरिटी नहीं दी गई कि वो रॉ मटेरियल परचेज कर ले। इफ देयर इज नो रॉ मटेरियल इन अवेलेबल in a stock room, as a result he could not complete the task of producing 100 यूनिट on time। अगर मान लो जो भी स्टोर रूम है उसमें रॉ मटेरियल नहीं है, तो जो वर्कर है वो उस 100 यूनिट का टारगेट टाइम पर अचीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, द वर्कर कैन नॉट बी ब्लेम फॉर नॉट कंप्लीटिंग ऑन टाइम बिकॉज ही वॉज गिवन ओनली द रेस्पॉन्सिबिलिटी। और जो वर्कर है वो किसी भी तरीके से ब्लेम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे ओनली रेस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ना कि अथॉरिटी दी गई है। अगर अथॉरिटी दी जाती तो कहीं ना कहीं वो ब्लेम कर सकता था। ठीक है, एंड नॉट द मैचिंग अथॉरिटी टू कैरी ऑन वर्क। और जो अथॉरिटी वो कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रही है रेस्पॉन्सिबिलिटी से। एक्सेस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी विद लेस अथॉरिटी रिजल्ट इन नॉन कंप्लीशन ऑफ जॉब। और जो अथॉरिटी है वो कहीं न कहीं कम है रेस्पॉन्सिबिलिटी से, तो जिससे क्या हो रहा है, इन दोनों में प्रॉपर तरीके से मैचिंग नहीं हो रही है, कहीं न कहीं जो वर्क है वो टाइम पर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। Now the next principle is a discipline. Discipline refers to following code of conduct, rules and regulation of employment agreement। मतलब जो डिसिप्लिन है वो क्या बताता है, कोड्स ऑफ कंडक्ट के बारे में बताता है, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में बताता है, जो भी एम्प्लॉयमेंट या ऑर्गेनाइजेशन के एग्रीमेंट है उसके। ठीक है, गुड सुपीरियर एट ऑल लेवल। और जितने भी लेवल है मैनेजमेंट के, उन सभी को प्रॉपर तरीके से सुपरविजन होना चाहिए। क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट अमंग सबॉर्डिनेट एंड सुपीरियर। जो भी सबॉर्डिनेट हैं और सुपीरियर है, उनमें प्रॉपर तरीके से एग्रीमेंट होना चाहिए जो कि क्लियर हो और फेयर हो। मीटिंग कमिटमेंट एट ऑल लेवल, और हर लेवल पर प्रॉपर तरीके से, ठीक है, कमिटमेंट होना चाहिए। जुडिशियस एप्लीकेशन ऑफ पेनल्टीज। अगर मान लो किसी तरीके से मिसयूज हो रहा है तो उसके लिए प्रॉपर पेनल्टीज हो। Schultz insist that discipline is required at superior as well as subordinate level। Schultz कहते हैं कि जो भी डिसिप्लिन है वो दोनों लेवल पर वर्क करना चाहिए, सुपीरियर एज वेल एज सबॉर्डिनेट। द डिसिप्लिनरी रूल्स शैल नॉट बी एप्लीकेबल ओनली ऑन सबॉर्डिनेट बट डिसिप्लिन रिक्वायर गुड सुपीरियर एट एवरी लेवल। जो हेनरी फ्यूल है वो कहते हैं कि ना एक लेवल पर मतलब डिसिप्लिन इंप्लीमेंट करने से कुछ नहीं होगा,
जो भी डिसिप्लिन है वो दोनों लेवल पर ही इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे क्या होगा, क्लियर एंड फेयर एग्रीमेंट बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट एंड जुडिशियस एप्लीकेशन एंड पेनल्टी। जिससे क्या होगा, प्रॉपर तरीके से इनमें बैलेंस बना रहेगा, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से सुपरविजन होता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, द एम्प्लॉय मस्ट honor their commitment towards the organization by working efficiently and effectively। तो बेसिकली वर्कर है वो प्रॉपर तरीके से अपना कमिटमेंट देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, जिससे जो वर्क है वो एफिशिएंटली भी हो जाता है और इफेक्टिवली भी हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, सुपीरियर्स must also meet their commitment by meeting their promises of increment, प्रमोशन, वेजेस, रिवीजन एटसेट्रा। जो सुपीरियर है वो क्या कमिटमेंट करते हैं एम्प्लॉइज़ और वर्कर को, कि जब वो बेटर काम करेंगे, प्रॉपर तरीके से कमिटमेंट करेंगे, तो उनका इंक्रीमेंट किया जाएगा, प्रमोशन किया जाएगा, जो वेजेस है वो रिवीजन किया जाएगा और कहीं न कहीं वेजेस इंक्रीज़ कर दी जाएगी। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, एन एम्प्लॉयी शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम वन बॉस सुपीरियर एंड शुड बी अकाउंटेबल टू वन सुपीरियर ओनली। मतलब हेनरी बोल कहते हैं कि जो भी एम्प्लॉयी है उसे जो ऑर्डर दिया जा रहा है वो ओनली एक ही बॉस से दिया जाना चाहिए, ठीक है? जिसकी वजह से वो एक ही बॉस के लिए अकाउंटेबल हो। मतलब जो भी काम कर रहा है वो उसकी प्रॉपर तरीके से रिपोर्टिंग कर सके ओनली वन बॉस को। इफ ही इज रिसीविंग ऑर्डर फ्रॉम मोर देन वन बॉस, देन ही विल गेट कंफ्यूज एंड विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड द एट हुज वर्क और हुज ऑर्डर मस्ट बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। अगर मान लो उसे एक से ज़्यादा बॉस से ऑर्डर मिलेगा तो कहीं न कहीं वो कन्फ्यूज़ हो जाएगा, और वो कन्फ्यूज़ इसलिए भी हो जाएगा कि वो ये क्लियर नहीं कर पाएगा कि मुझे किस बॉस का वर्क पहले करना है, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, इफ एम्प्लॉयी ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आस्क्ड टू गो स्लो इन प्रोडक्शन टू मेंटेन क्वालिटी स्टैंडर्ड बाय द प्रोडक्शन इंचार्ज, and sale in charge instruct that employee to faster the production to meet the pending order। In this situation employee will get confused। मतलब इस सिचुएशन में क्या हो रहा है, जो एम्प्लॉय कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जा रहा है, मतलब उसे डिफरेंट टाइप्स के ऑर्डर मिल रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन वर्क है कहीं ना कहीं स्लो हो जा रहा है। आप है ना इस प्रिंसिपल्स को अच्छे तरीके से इस डायग्राम और इस पिक्चर्स के थ्रू दे सकते हो। यूनिटी ऑफ कमांड, फर्स्ट पिक्चर क्या है, राइट, सेकंड रॉन्ग। फर्स्ट राइट क्यों, क्योंकि ओनली एट द टॉप ओनली वन बॉस है और उसके अंडर वेरियस एम्प्लॉयज और वर्कर वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट पिक में क्या है, देयर आर थ्री बॉस और वर्कर उतने ही हैं पर बॉस ज़्यादा हैं, जिससे क्या हो रहा है कि जो वर्कर हैं कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो रहे हैं। वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस मतलब बॉस की जो भी अथॉरिटी है या जो भी उनकी पावर है उसे फॉलो करें और किसका ऑर्डर हम पहले कंप्लीट करें, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, वन यूनिट मीन्स वन प्लान। मतलब एक यूनिट के लिए एक प्लान बनाया जाए। दैट इज द एफर्ट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी डायरेक्टेड टूवर्ड वन डायरेक्शन, दैट इज द अचीवमेंट ऑफ कॉमन गोल। मतलब क्या होगा, अगर वन प्लान होगा तो जो डायरेक्शन वो भी क्लियर होगा, जिससे जो एम्प्लॉयज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के जो कॉमन गोल हैं वो टाइम टू टाइम अचीव कर पाएँ। इफ दिस प्रिंसिपल इज अप्लाइड इन लीड टू कोऑर्डिनेशन, ठीक है, अगर मान लो अगर ये इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो कोऑर्डिनेशन है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से अचीव हो जाएगा। ईच डिपार्टमेंट एंड अ ग्रुप हैविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान ओनली। और इस डिपार्टमेंट में क्या होता है कि उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है, और एक कॉमन प्लान होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट, cosmetic, medicines, and confectionery items, each production has its own market and its own business environment। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कर रही है, डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है, जैसे प्रोडक्ट आपने देख लिए कॉस्मेटिक, मेडिसिन एक्सेट्रा। ईच डिवीजन मस्ट प्लान इट्स टारगेट एंड एवरी एम्प्लॉय ऑफ द डिवीजन मस्ट पुट हिज एफर्ट टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ अ प्लान ऑफ देयर डिवीजन अंडर द डायरेक्शन ऑफ वन प्लान हेड ओनली ऑन अकाउंट नो शुड बी वर्किंग डिफरेंट डिपार्टमेंट ओवरलैप। मतलब क्या है कि एक ही प्लान बनाया जाएगा जिसके अकॉर्डिंग ही वर्क किया जाएगा। अगर मान लो कोई डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को ओवरलैप करता है तो कहीं ना कहीं जो भी कॉमन गोल है वो अचीव करने में डिफिकल्टी क्रिएट होगी। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ग्रुप इंटरेस्ट। यहाँ मतलब दो टर्म आ रहे हैं, तो वो आ रहा है इंडिविजुअल इंटरेस्ट, दूसरा जनरल इंटरेस्ट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी सुपर सेट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिविजुअल और एम्प्लॉय, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो भी इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है और इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है, दोनों का के बारे में बात की गई है। इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल द एम्प्लॉय आर वर्किंग विद सम कॉमन ऑब्जेक्टिव।
ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, सारे वर्कर्स क्या करते हैं, एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करते हैं। एंड देयर इज ऑलवेज एन ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, उस ऑब्जेक्टिव को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कहते हैं। इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिविजुअल आर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर इज अ नो प्रॉब्लम। ठीक है, अगर मान लो जो इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव दोनों सेम है तो किसी भी तरीके की डिफिकल्टी क्रिएट नहीं होगी। बट इफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ बोथ द ग्रुप in different direction, then the manager must try to recognize or reconcile individual interest with organization goals। तो अगर मान लो इंडिविजुअल का जो है ऑब्जेक्टिव अलग है और ग्रुप का अलग है तो कहीं ना कहीं दोनों को मैनेज करने में डिफिकल्टी क्रिएट होगी। ठीक है, इफ इट इज़ नॉट पॉसिबल दैन इंडिविजुअल गोल मस्ट बी सेक्रीफाइस फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन। अगर मान लो दोनों के जो भी कॉमन ऑब्जेक्टिव हो सेम डायरेक्शन में, तो ये गुड कंडीशन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक अच्छा साइन है। और मान लो दोनों के जो गोल हैं एक कॉमन डायरेक्शन में नहीं है तो कहीं न कहीं क्या करना पड़ेगा, जो भी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट है, ठीक है, इंडिविजुअल के गोल्स हैं उन्हें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ यहाँ मेन टारगेट है जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल है उन्हें अचीव करने के लिए। Manager must take all the decision in the organization by giving priority to organization interest। और मैनेजर जो भी डिसीजन ले रहा है वो किस लिए ले रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए ले रहा है, जिससे उनके कॉमन गोल कॉमन इंटरेस्ट अचीव हो सके, नॉट इज पर्सनल इंटरेस्ट, ना कि उनके पर्सनल इंटरेस्ट के लिए। द मैनेजर कैन इंश्योर दिस बाय हिज एग्जाम्पलरी बिहेवियर बाय नॉट मिस यूजिंग द अथॉरिटी और पर्सनल फेवर। मतलब जो भी है किसी पर्सनल फेवर का मिसयूज़ नहीं करना है, ठीक है? अथॉरिटी का प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है, मिसयूज़ नहीं करना है। बट क्या होगा, जो भी कॉमन गोल है उसे अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन एफर्ट्स करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बिफोर बाइंग रॉ मटेरियल द मैनेजर मस्ट कंपेयर द प्राइस एंड क्वालिटीज ऑफ ऑल द सप्लायर एंड गिवन ऑर्डर टू द बेस्ट रादर देन गिवन ऑर्डर टू हिज ओन रिलेटिव बाय मिसयूजिंग हिज पावर। मतलब क्या है कि मैनेजर को मान लो अगर रॉ मटेरियल परचेज करना है तो पहले वो क्या करेगा, कंपेयर करेगा सारे, मतलब जितने भी प्राइसेस हैं उनका, और उन सभी की क्वालिटी चेक करेगा जो भी सप्लायर्स हैं उनके प्रोडक्ट की। ठीक है, उनमें से बेस्ट को चूज़ करेगा। ठीक है, जो बेस्ट है उससे, ना कि उनको जो उनके रिलेटिव्स हैं उनको। ये कहीं न कहीं मिसयूज़ हो जाएगा जो भी उनकी पावर है उसका। नाउ द नेक्स्ट फीचर इज़ रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। According to this principle, employee in the organization must be paid fairly and adequately टू गिव देम मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। मतलब जो भी एम्प्लॉई हैं या वर्कर हैं ऑर्गेनाइजेशन के उन्हें फेयर एवं एडिक्वेट रेमुनरेशन दिया जाए जिनसे उनका जो भी सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इंक्रीज हो सके। द एम्प्लॉय शुड बी पेड फेयर वेजेस एंड सैलरी विच वुड गिव एटलीस्ट अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और मतलब उन्हें ऐसा फेयर फेयर दिया जाए रेमुनरेशन और वेजेस और सैलरी जिससे उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मतलब सर्वाइव कर सर्वाइव ना करे, और साथ-साथ वो टाइम टू टाइम इंक्रीज़ हो सके लेवल ऑफ स्टैंडर्ड। एट द सेम टाइम इट शुड बी विद द पेइंग कैपेबिलिटी ऑफ अ कंपनी। ठीक है? देयर फेयर वेजेस इज़ डिटरमाइन्ड अकॉर्डिंग टू, और जो वेजेस वो किस बेसिस पर डिटरमाइन की जाती है, फाइनेंशियल कैपेबिलिटी ऑफ अ कंसर्न, जो भी कंपनी है उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज़ कैसी है। बाय कीपिंग इन माइंड द मिनिमम वेजेस एक्ट ऑफ गवर्नमेंट, और जो गवर्नमेंट ने ये एक एक्ट बनाया है मिनिमम वेजेस एक्ट, उसे फॉलो किया जाए। द वेजेस एंड सैलरी पेड बाय द कॉम्पिटिटर। ठीक है, और जो वेजेस एंड सैलरी किसके अकॉर्डिंग दी जाएगी, जो मान लो जो भी कॉम्पिटिटर है वो दे रहा है उसके अकॉर्डिंग दी जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल if in a particular year the organization have earned more profit, then apart from giving extra profit to shareholder and owner, some part of a profit must be given to the employee also in the form of bonus। मान लो अगर किसी ईयर में ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट ज़्यादा अचीव हो रहा है तो वो क्या करता है, अपने जो भी शेयर होल्डर्स हैं या ओनर हैं उन्हें तो क्या देता है, एक्स्ट्रा पार्ट देता है प्रॉफिट में से। ठीक है, तो साथ साथ मतलब जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो वर्कर हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ पार्ट दिया जाए इन अ फॉर्म ऑफ बोनस, मतलब बोनस की फॉर्म में। ठीक है, दिस विल इंकरेज एंड मोटिवेट टू पुट मोर एफर्ट एंड इंक्रीज द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज़ हैं वर्कर हैं क्या होंगे, इंकरेज हो जाएंगे और मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट हो गए तो कहीं ना कहीं वो क्या करेंगे, अपना बेस्ट एफर्ट देंगे जिससे कहीं ना कहीं जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो इंक्रीज होगी। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो बेसिकली इन दोनों टर्म्स के मीनिंग क्लियर होने चाहिए। सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी और पावर इन फ्यू हैंड एट द टॉप लेवल। मतलब जो टॉप लेवल अथॉरिटी होती है उनके हैंड में क्या होती है, कुछ पावर होती है, उसे हम बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट इवनली लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, उनमें क्या किया जाता है, जो पावर है, ठीक है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी है या अथॉरिटी है उसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है डिफरेंट पर्सन में अकॉर्डिंग टू फ्यूल। A company must not be completely centralized or
completely decentralized, but there must be a combination of both depending upon the nature and size of organization. जो हेनरी शोले वो कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का 100% यूज़ नहीं होना चाहिए, मतलब पूरी तरीके से सेंट्रलाइज ना हो और पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज ना हो, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। A small organization can be well organized and managed with centralized technique, बट इन लार्ज मतलब जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए बेटर माना जाता है जो सेंट्रलाइज टेक्निक्स है। बट जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है देयर इज अ नीड फॉर डिसेंट्रलाइज, और जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में किसकी नीड पड़ती है? डिसेंट्रलाइजेशन की। सेकेंडली, इफ एम्प्लॉय आर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंट देन दे कैन बी ट्रस्टेड बाय हैविंग डिसेंट्रलाइजेशन, बट इफ एम्प्लॉय इज नॉट fully developed or एंड आर लेस इन अ नंबर देन देयर इज अ सेंट्रलाइजेशन, मतलब जहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉय कम होंगे वहाँ सेंट्रलाइजेशन यूज हो सकता है, और जहाँ नंबर ऑफ एम्प्लॉय ज़्यादा होंगे वहाँ डिसेंट्रलाइजेशन यूज हो सकता है। फ्यूल एडवाइस नॉट टू हैव कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो फ्यूल लास्ट में यही एडवाइस करते हैं कि इन दोनों का प्रॉपर तरीके से कॉम्बिनेशन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, पंचायत इन आवर कंट्री हैव बीन गिवन मोर पावर टू डिसाइड एंड स्पेंड फंड granted to them by the government for welfare of a village, मतलब जो पंचायत है उसका हमारी कंट्री में बहुत अच्छा रोल माना जाता है। ठीक है, उन्हें पावर दी जाती है जिससे वो क्या करें, जो भी विलेजेस हैं उनकी वेलफेयर के लिए जो भी फंड एलोकेट किया जाता है उनके लिए। दिस इज सेंट्रलाइजेशन एट नेशनल लेवल। ठीक है, और ये क्या है? सेंट्रलाइजेशन वर्किंग है नेशनल लेवल पर। नाउ द नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो बेसिकली स्केलर चेन का क्या मीन होता है? स्केलर चेन मीन लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक। मतलब क्या है? एक ये अथॉरिटी की लाइन है, या हम कह सकते हैं जो हाईएस्ट से लेकर लोएस्ट इन रैंक दी जाती है अथॉरिटी के बेसिस पर। फ्यूल इंसिस्ट दैट दिस चेन मस्ट बी फॉलो स्ट्रिक्टली इन द ऑर्गेनाइजेशन, और जो फ्यूल कहते हैं ये जो चेन बनाई गई है, ठीक है, स्केलर चेन, वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी तरीके से फॉलो की जाए। एवरी इंफॉर्मेशन मस्ट पास थ्रू इवन की ऑफ दिस चेन, और मतलब जो भी इंफॉर्मेशन पास की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन, वो इस चेन के थ्रू पास की जाए। नो स्कीपिंग और एनी वन की शुड बी अलाउड, और इनमें किसी भी तरीके का स्कीपिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए। फिगर एक्सप्लेन दिस प्रिंसिपल, आप ये फिगर देख सकते हो जिसमें स्टार्टिंग एट द टॉप बेसिकली ए है, ठीक है, फिर उसके बाद बी सी डी ई एफ, और इस साइड है ना एल एम एन ओ पी क्यू करके है, तो ये बेसिकली एक चेन बना दी गई है अकॉर्डिंग टू स्केलर चेन प्रिंसिपल। इफ ई वांट्स टू कॉन्टेक्ट टू ओ, ही हैज़ टू मूव ई डी सी बी देन एल एम एन नेक्स्ट ओ। अगर मान लो ई को कांटेक्ट करना है या कम्युनिकेट करना है ओ से, तो उसे क्या करना पड़ेगा? पहले अपनी सभी से इन्फॉर्मेशन पास करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी वो कांटेक्ट कर पाएगा। इफ दिस चेन इज ब्रोकन एंड देयर आर चांसेस ऑफ कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर मान लो कोई भी चेन ब्रोक हो जाती है बीच में से, तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा। इफ सम इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैज़ टू बी पास इट गेट डिलेड, सो इन केस ऑफ इमरजेंसी एंड अर्जेंसी ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर मान लो अगर कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन में गैप आ जाता है पास करने में, तो कहीं ना कहीं ये मिसयूज़ हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, तो फ्यूल परमिटेड अ शॉर्टकट इन द चेन विच इज़ कॉल्ड गैंग प्लैंक। बेसिकली जब मान लो कोई इमरजेंसी हो, अर्जेंसी हो और इन्फॉर्मेशन पास करनी हो, तो उसके लिए फ्यूल ने एक शॉर्टकट तरीका बनाया है कि इस चेन का, जिसे नाम दिया है गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक परमिट डायरेक्शन कम्युनिकेशन बिटवीन द एम्प्लॉय वर्किंग इन डिफरेंट पोजीशन विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन, मतलब उन्होंने एक डायरेक्शन बनाया है, ठीक है, और एक लिंक बनाया है जिससे, जैसे मान लो अगर ई को ओ से कांटेक्ट करना है, तो वो अब है ना इस चेन के थ्रू नहीं जाएगा, मतलब हर किसी को कम जो भी मैसेज पास नहीं करे वो डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकता है, ई ओ से कांटेक्ट कर सकता है डायरेक्टली। ठीक है, बेसिकली आप इस पिक्चर में देख सकते हो गैंग प्लैंक की कंडीशन। तो बेसिकली अब इसमें ई है ना ओ से डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है, अब वो किसी और के थ्रू पास नहीं कर रहा अपने मैसेजेस को। फॉर एग्जांपल, इफ ई वांट्स टू पास सम अर्जेंट इन्फॉर्मेशन टू ओ, then instead of the following long route of scalar chain, he can directly communicate to O, मतलब उसे अब लॉन्ग रूट को फॉलो नहीं करना पड़ेगा, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है बाय कंस्ट्रक्टिंग अ गैंग प्लैंक, मतलब गैंग प्लैंक के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट करके वो डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है। जनरली वर्कर कैन नॉट डायरेक्टली कम्युनिकेट विद सीईओ बट थ्रू गैंग प्लैंक इट इज़ पॉसिबल, मतलब जो वर्कर हैं वो डायरेक्टली सीईओ से कॉन्टैक्ट नहीं कर पाते हैं, अगर वो गैंग प्लैंक के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें तो कहीं न कहीं वो अपन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो भी मैनेजर हैं उनसे, ठीक है? और सीईओ हैं उनसे में।
बेसिकली पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल क्या है, सिस्टमेटिक फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन, कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन वो सिस्टमेटिक वे से फ्लो हो रहा है, नो कम्युनिकेशन गैप इन द ऑर्गेनाइजेशन, और किसी भी तरीके से गैप नहीं है, ये तो पॉजिटिव वे है प्रिंसिपल के। और नेगेटिव इज देयर मे बी कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन गैप आ जाएगा, मान लो अगर एक दो जो भी लिंक है वो बीच में से ब्रेक हो जाते हैं, और नो क्लैरिटी इन अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी की रिलेशनशिप, और किसी भी तरीके से क्लैरिटी नहीं है इसमें, तो ये कहना कि ये नेगेटिव और लिमिटेशन है इस प्रिंसिपल के। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, इन दिस प्रिंसिपल ऑर्डर डज नॉट मीन्स कमांड, ठीक है, ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं है, बट इट इज रेफर्स टू ऑर्डरली अरेंजमेंट और मैन एंड मटेरियल। ऑर्डर का मतलब क्या है, जो मैन है और मटेरियल का प्रॉपर तरीके से अरेंजमेंट हो, ठीक है, दैट इज अ फिक्स प्लेस फॉर एवरीथिंग और एवरीवन इन अ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में हर पर्सन के लिए एक फिक्स प्लेस डिसाइड कर दिया जाए, मतलब एक ऑर्डर डिसाइड कर दिया जाए मटेरियल से रिलेटेड और मैन से रिलेटेड। फ्यूल इंस्टेड दैट देयर मस्ट बी अ फिक्स प्लेस टू कीप एवरी मटेरियल एंड थिंग यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक फिक्स प्लेस बता डिसाइड कर दिया जाए यहाँ पर हर तरीके का मटेरियल टूल्स एंड टेक्निक्स टूल्स रखे जाएं, ठीक है, फिक्स प्लेस और सीट और कैबिन फॉर एवरी एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और हर एम्प्लॉय के लिए कैबिन बना दिया जाए, ठीक है, और मतलब फिक्स प्लेस डिसाइड कर दिया जाए, सो दैट नो टाइम और एनर्जी इज वेस्टेड, तो किसी भी एम्प्लॉय और वर्कर का या मैनेजर का ना तो टाइम वेस्ट होगा ना उनके एफर्ट वेस्ट होंगे, और जो भी मटेरियल है वो टाइम इजीली अच्छी हो जाएगा, ना कि उन्हें सर्चिंग करने में टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ अ वर्कर इज नीड टू अ टूल ही मस्ट नो इन विच बॉक्स, अगर मान लो किसी वर्कर को किसी टूल की नीड है तो उसे पता है कि वो टूल किस बॉक्स में मिलेगा, और टूल रूम इट विल बी फाउंड, मतलब उसके लिए टूल रूम बना दिया जाएगा। एंड इफ ही नीड गाइडेंस फ्रॉम सुपीरियर ही मस्ट नो द फिक्स कैबिन, अगर मान लो उसे किसी सुपीरियर सुपरवाइजर की गाइडलाइंस चाहिए तो उसे पता है कि सुपरवाइजर का कैबिन कौन सा है, तो वहाँ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकता है। इफ़ नो फिक्स प्लेस, अगर मान लो किसी भी तरह से फिक्स प्लेस नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं टाइम और एनर्जी दोनों का मिसयूज हो सकता है। Now next is principle of equity. Equity means to kind, fair, just treatment of employees. मतलब इक्विटी का मतलब क्या है, फेयर और काइंड ट्रीटमेंट करना। एम्प्लॉय विल पुट देयर मैक्सिमम एफर्ट ओनली व्हेन दे आर ट्रीटेड विद काइंडनेस एंड जस्टिस, मतलब एम्प्लॉय अपना क्या करते हैं, मैक्सिमम एफर्ट देते हैं, और कब देते हैं, जब उन्हें प्रॉपर तरीके से जस्टिस मिले और प्रॉपर तरीके से काइंडनेस मिले, ठीक है। इफ़ अ मैनेजर इफ़ अ मैनेजर इज डीलिंग विद एम्प्लॉय देन एम्प्लॉय विल गेट डिससेटिस्फाइड, मतलब क्या था, इफ़ अ मैनेजर इज बाइस्ड इन डीलिंग विद एम्प्लॉय, अगर मान लो जो मैनेजर है वो कहीं ना कहीं बाइसनेस कर रहा है एम्प्लॉय को डील करने में, ठीक है, एंड विल गेट डिससेटिस्फाइड एंड विल नॉट बी कंट्रीब्यूट टू द मैक्सिमम कैपेबिलिटी, तो जो एम्प्लॉय डिससेटिस्फाइड हो जाएंगे और वो अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे। Equity does not mean equal salary to a peon or supervisor, but equity means क्या होता है, application of some disciplinary rules, leaves rules in the same way irrespective of their grade, position और gender, मतलब equity का मीन्स क्या है, अभी हमने डिस्कस किया, इक्विटी का मतलब इक्वल सैलरी से नहीं है, मतलब क्या है, प्रॉपर तरीके से एप्लीकेशन से है, ठीक है, और जो डिसिप्लिनरी रूल्स से रिलेटेड है। इक्विटी मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन अकाउंट ऑफ सेक्स, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज, बिलीफ और नेशनलिटी, मतलब किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, ना तो एम्प्लॉय के सेक्स रिलेटेड, रिलेशन से रिलेटेड, ठीक है, या जो रिलीजन है उससे रिलेटेड, ना उनकी कास्ट में डिस्क्रिमिनेशन करना है, ना उनकी नेशनलिटी से रिलेटेड डिस्क्रिमिनेशन करना है, सो देयर शुड बी अ फेयर वे। नाउ एग्जाम्पल, इन मल्टीनेशनल कंपनीज पीपल ऑफ वेरियस नेशनलिटीज वर्क टुगेदर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, मतलब क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत तरीके के एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, ठीक है, और वो डिफरेंट नेशन से आते हैं। वी फाइंड अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन सुगर सॉरी सुंदर पिचाई बिकम सीईओ ऑफ गूगल, मतलब जो सुंदर पिचाई क्या है, सीईओ हैं गूगल कंपनी के, और सुनील सूद बिकम अ सीईओ ऑफ वोडा कंपनी, और वो वोडा कंपनी के क्या है, सीईओ हैं सुनील सूद। तो बेसिकली इस प्रिंसिपल का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, एम्प्लॉय गेट सेटिस्फाई, एम्प्लॉय क्या होते हैं, सेटिस्फाई रहते हैं, मतलब उन्हें इक्वलिटी मिलती है टाइम टू टाइम, तो कहीं ना कहीं वो सेटिस्फाई रहेंगे। मोटिवेट द एम्प्लॉय एंड बूस्ट अप द मोरल ऑफ द एम्प्लॉय, और कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉय वो मोटिवेट होते हैं उनका जो मोरल है वो कहीं ना कहीं क्या होगा,
इंक्रीज़ होगा। और लिमिटेशन क्या है इसकी? डिससैटिस्फैक्शन इन एम्प्लॉयी। जब डिस्क्रिमिनेशन होता है तो एम्प्लॉय कहीं न कहीं क्या होते हैं? डिससैटिस्फाई हो जाते हैं। नाउ इंक्रीज़ इन टर्नओवर। और टर्नओवर का मतलब क्या है? जो एम्प्लॉयी हैं अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो कहीं न कहीं एम्प्लॉयी डिससैटिस्फाई होंगे और कहीं न कहीं जो एम्प्लॉयी क्या करेंगे? उस ऑर्गनाइज़ेशन को छोड़ के चले जाएँगे। टर्नओवर मतलब लेफ्ट आउट द ऑर्गनाइज़ेशन। नाउ अनहेल्दी रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। और अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो जो एम्प्लॉई है और एम्प्लॉय उन दोनों के बीच में कहीं न कहीं क्या होगा? डिस्क्रिमिनेशन सॉरी उन दोनों के बीच में के रिलेशन में कहीं न कहीं क्या होगा? बैलेंस नहीं बन पाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज़ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सन। ठीक है? इट इज़ द नेक्स्ट प्रिंसिपल स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। इट रेफर्स टू नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर। मतलब नो फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन एंड ट्रांसफर मतलब जल्दी ही टर्मिनेशन नहीं करना चाहिए, जल्दी ही ट्रांसफर नहीं करना है किसी भी एम्प्लॉय या वर्कर का। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द मैनेजमेंट मस्ट प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी अमंग द एम्प्लॉय। और ये प्रिंसिपल क्या कहता है? जो मैनेजर है वो जो एम्प्लॉय हैं उनकी जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। द एम्प्लॉय ठीक है? बिकॉज़ विद द फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी फॉर जॉब द एम्प्लॉयी कैन नॉट कंट्रीब्यूट द मैक्सिमम। अगर मान लो जहाँ सिक्योरिटी प्रॉपर तरीके से नहीं होगी एम्प्लॉयी के लिए, तो कहीं न कहीं वो अपना जो मैक्सिमम है, वो कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे ऑर्गनाइज़ेशन में। तो फ्रीक्वेंट टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयी इज़ बैड फॉर द ऑर्गनाइज़ेशन। और फ्रीक्वेंट टर्नओवर का मतलब क्या है कि जो एम्प्लॉयी हैं वो मतलब ऑर्गनाइज़ेशन को छोड़ के जाएँगे तो कहीं न कहीं ये नेगेटिव रिज़ल्ट हो जाएगा ऑर्गनाइज़ेशन के लिए। एंड सच डिसीजन मस्ट टेकन व्हेन दे आर मोस्ट अनअवॉइडेबल। तो उस टाइम पर ये डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है? नॉट ओनली टर्नओवर बट फ्रीक्वेंट ट्रांसफर और रोटेशन शुड ऑल्सो बी अवॉइडेड। मतलब हेनरी फिल कहते हैं कि जो भी फ्रीक्वेंट ट्रांसफर किया जाता है, टर्नओवर किया जाता है, ये नहीं होना चाहिए। बेसिकली क्या होता है कि जब ट्रांसफर और रोटेशन होता है तो कहीं न कहीं जो ऑर्गनाइजेशन की चेन है वो कहीं न कहीं ब्रेक होती है और जिसकी वजह से जो वर्किंग है वो कहीं न कहीं स्लो डाउन हो जाती है। तो ये ईज़िली नहीं होना चाहिए और मतलब जल्दी नहीं होना चाहिए बिकॉज़ इट टेक्स सम टाइम। और इसमें टाइम लगता है इस वजह से। अ पर्सन टू लर्न एंड गेट सेटल्ड ऑन अ जॉब एंड बाय द टाइम he gets settled and he receive transfer order then it will be a stage of resource and employee will not be able to contribute his best for organization। तो बेसिकली जो एम्प्लॉई हैं और मैनेजर्स हैं या अदर पर्सन हैं उन्हें मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन में पहले सेटल होने दिया जाए। ठीक है? जब वो अच्छी तरीके से सेटल हो जाएँ और उनकी परफॉर्मेंस के बेस पे उनका ट्रांसफ़र किया जाए। ठीक है? अगर हम इज़िली और जल्दी-जल्दी ट्रांसफ़र करेंगे तो कहीं न कहीं क्या होगा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसकी प्रॉपर जो चेन है वो कहीं न कहीं ब्रेक हो जाएगी। नाउ द नेक्स्ट प्रिंसिपल इज़ इनिशिएटिव। इनिशिएटिव रेफर्स टू टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। मतलब क्या है? ये सेल्फ मोटिवेशन के लिए स्टेप लेना। फ्यू सजेस्टेड दैट एम्प्लॉइज इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू टेक सम इनिशिएटिव इन मेकिंग एन एग्जीक्यूटिव प्लान। मतलब जो एम्प्लॉई हैं ऑर्गेनाइजेशन के उन्हें कुछ अपॉर्चुनिटी दी जाए जिससे वो क्या कर सकें जो भी वो क्या है जो भी इनिशिएटिव ले सकें और साथ साथ जो भी प्लान बनाए जा रहे हैं उसमें अपना मतलब कंट्रीब्यूशन कर सकें। इट गिव्स इमेंस सैटिस्फैक्शन टू एम्प्लॉय। और मतलब इससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉई उन्हें प्रॉपर तरीके से सैटिस्फैक्शन मिलेगा। सो मैनेजर मस्ट वेलकम द सजेशंस एंड आइडियाज ऑफ एम्प्लॉय। और मैनेजर को टाइम टू टाइम इन एम्प्लॉयज़ के सजेशंस को लेना चाहिए जिससे कहीं न कहीं आइडियाज़ डेवलप होते हैं। ठीक है? और उसी की हेल्प से जो मैनेजर हैं वो जो भी प्लान बना रहे हैं वो ठीक है? उसमें हेल्प अचीव कर सकते हैं इन एम्प्लॉयज़ के थ्रू। द इनिशिएटिव डज़ नॉट मीन्स डिसओबीडियंस। ठीक है? तो इनिशिएटिव का मतलब डिसओबीडियंस नहीं है। वन डिसीजन आर टेकन बाय मैनेजमेंट देन एवरी एम्प्लॉयी जस्ट वेट एवरी एम्प्लॉयी मस्ट फॉलो इट टू वेदर इट इज़ अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयी सजेशन और नॉट। मतलब मान लो अगर ऑर्गेनाइजेशन कोई भी प्लान बना रहा है तो उसमें एम्प्लॉयी का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और ये कहीं न कहीं अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयी के लिए उनके कंट्रीब्यूशन देने के लिए। जिससे उनका मोरल इंक्रीज़ होगा और कहीं न कहीं वो मोटिवेटेड भी होंगे। सो एम्प्लॉयी सजेशन सिस्टम एनकरेज इनिशिएटिव अमंग ट्रेनी मैनेजर। ठीक है? तो कहीं न कहीं वो ट्रेन करते हैं और मैं मतलब इनिशिएट करते हैं और मोटिवेट करते हैं। For example, before setting up plan of manager must welcome the suggestion and ideas of employee to follow their maximum participation। इसलिए क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में
जब कोई प्लान बनाया जाता है तो वहाँ सभी रिसोर्स पर्सन की हेल्प ली जाती है और सजेशंस लिए जाते हैं, आइडियाज़ लिए जाते हैं। तो यहाँ एम्प्लॉय को भी कहीं न कहीं इम्पोर्टेंस दी जाती है अकॉर्डिंग टू हेनरी फॉल। बट वंस द प्लान इज़ मेड एवरी एम्प्लॉयी मस्ट फॉलो इट एंड इम्प्लीमेंट इट। और एक बार प्लान बन गया तो जो एम्प्लॉयी हैं उन्हें इस प्लान को फॉलो करना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। नाउ द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल डेवलप फीलिंग ऑफ बिलॉन्गिंगनेस इन एम्प्लॉयी। मतलब एम्प्लॉयी के बीच में ये फीलिंग डेवलप हो जाती है कि उन्हें कहीं न कहीं इम्पोर्टेंस दी जा रही है। Employees achieve the target on time if they are set up their कंसल्टेशन। और एम्प्लॉय अगर एक बार सेटिस्फाइड हो गए तो कहीं ना कहीं वो अपना टारगेट टाइम पर अचीव कर लेंगे। नेगेटिव इफेक्ट इज एम्प्लॉय विल नॉट वर्क टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटी। ठीक है, मतलब अपना बेस्ट वर्क नहीं कर रहे हैं उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग। दूसरा, डीमोटिवेशन अमंग एम्प्लॉयज। ठीक है, और मान लो कहीं ना कहीं अगर उन्हें प्रॉपर तरीके से इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती तो कहीं ना कहीं उनके बीच में डीमोटिवेशन वाला फैक्टर इंक्रीज हो जाता है। Now the next is spirit decoups. Management must encourage and promote team spirit. स्पिरिट decoups का मतलब है टीम स्पिरिट से रिलेटेड है। ठीक है, यूनिटी एंड हारमोनी से रिलेटेड है। तो बेसिकली आप इस टर्म्स को अंडरलाइन कर लें, टीम स्पिरिट, यूनिटी एंड हारमोनी। दिस विल ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन इन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हेल्प से क्या होता है, टीम स्पिरिट की हेल्प से कि जो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन दोनों डेवलप होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। आ मैनेजर शुड रिप्लेस आई विद बी। और मैनेजर क्या कहता है कि जो एम्प्लॉय हैं वो क्या करें, आई के कॉन्सेप्ट को रिप्लेस कर दें किससे, वी से। मतलब अपने सेल्फ के बारे में ना सोचें, साथ साथ ग्रुप के बारे में सोचें। दिस विल गिव राइज टू म्यूचुअल ट्रस्ट एंड बिलोंगिंगनेस अमंग टीम मेंबर। और बेसिकली हम टीम की बात करते हैं तो हम वहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, वी के कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, ना कि आई के कॉन्सेप्ट। इट विल मिनिमाइज द नीड फॉर यूजिंग पेनल्टी। और इससे क्या होगा, जो भी पेनल्टीज हैं वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्रोडक्शन मैनेजर असाइन अ टारगेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 100 यूनिट टू अ ग्रुप of 10 member, divided the target among themselves to produce 10 यूनिट ईच। मतलब मान लो 100 यूनिट है और 10 मेंबर है तो हर मेंबर में 10 10 यूनिट को डिवाइड कर दिया जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट सेज दैट ईच मेंबर ऑफ अ ग्रुप शुड नॉट कंसंट्रेट ओनली ऑन अचीविंग हिज इंडिविजुअली टारगेट ऑफ 10 यूनिट बट दे मस्ट कंसंट्रेट ऑन अचीविंग ग्रुप टारगेट ऑफ 100 यूनिट। मतलब हरीशोल कहते हैं कि जो भी 100 यूनिट का टारगेट है वो डिवाइड तो कर दिया 10 मेंबर्स के बीच में और हर किसी के पास 10 10 यूनिट्स आ गए हैं। ठीक है, पर हर किसी का टारगेट किस पर होगा, उन 10 यूनिट पे ना होकर उन 100 यूनिट्स पर होगा कि उनका जो 100 यूनिट का टारगेट वो अचीव हो जाए टाइम से। सो इफ टू वर्कर्स ऑफ द ग्रुप फॉल sick, then other 8 member must divide their individual target among themselves। अब मान लो 10 में से 2 एम्प्लॉई बीमार हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो 8 एम्प्लॉई अपना तो टारगेट अचीव कर ही लेंगे उस टाइम पर। ठीक है, एंड ट्राई टू अचीव टारगेट फॉर देयर ग्रुप। और अब वो अपने ग्रुप का भी टारगेट अचीव करने में हेल्प कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप all of you understand this topic. It is very interesting and important topic of class 12 and chapter number 2. If you have any query, you can ask to me.